फैंटेसी गेमिंग एप्स का दोगलापन, झूठ किस तरीके से बोलना कोई इनसे सीखे। एक ऐसी छोटी कमी हमारे कानून में जिसको सुधारने की बजाय सरकार खुद इन एप्स के थ्रू फायदा उठा रही है। सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ये जो दिखाते हैं कि टीम बनाओ और करोड़ों जीत जाओ, पर आपको पता है विनिंग चांसेस एक्चुअल में कितने होते हैं? 0.00005%। लगा झटका? तो जानेंगे आज इस वीडियो में कैसे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ना आप इन एड्स को ध्यान से देखिए। माई 11 सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ ही है ना। इस बार तो हर दिन 1 करोड़ बस शुरुआत है, क्योंकि माई 11 सर्कल दे रहा है इंडिया का बहुत बड़ा फर्स्ट प्राइज। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ी, अब इन अचीवमेंट्स को ध्यान से सुनिए। मैंने माई 11 सर्कल पे फैंटेसी क्रिकेट खेला और एक दिन 2 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा प्राइज जीता। कल मेरी जिंदगी में रफ्तार लेकर आया, मुझे ऑडी जैसी शानदार गाड़ी जिताकर। यही दिखाकर ये कंपनीज हमारे साथ ना बहुत बड़ा धोखा कर रही है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, बट जो रियलिटी होती है हमेशा पर्दे के पीछे ही होती है। जैसे कि इस केस में एक संतोष नाम का लड़का था जो कि ना मध्य प्रदेश में रहता था। उसने अपने पिता से झूठ बोला कि उसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे देने, तो पैसे भेज दो। उसके पिता थे कंस्ट्रक्शन वर्कर, कहाँ से लाए इतने पैसे? इसलिए उन्होंने इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे करके भेज तो दिए, पर वहाँ पर उनका बेटा इन फैंटेसी गेम्स के चक्कर में पैसे लगाता है, टीम बनाता है। स्टार्टिंग में कुछ हजार रुपए बन भी जाते हैं, बट बाद में एक ही महीने में 40,000 रुपीज जो फीस उसके पिता ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए दी थी, वो सारी गवा दिए। ये कोई पहला केस नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले ना एक लड़के ने 2.6 लाख रुपीस गवा दिए ड्रीम 11 में। जो पैसे उसने किसी से उधार में लिए थे, पर जब बाद में पैसे ना चुका पाए, उसने पता क्या किया? झूठी कंप्लेंट ही फाइल कर दी कि रास्ते में जब वो पैसे लेकर आ रहा था, एक चोर उसे चोरी करके भाग गया। कभी सुना इन केसेस के बारे में? नहीं ना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती कानून में है। गलत मतलब मत लेना, क्योंकि ये जो गैम्बलिंग है हमारे भारत में ना काफी सदियों से चली आ रही है। इनफैक्ट अंग्रेजों के आने से पहले ही, जिसके बारे में ना हमें रामायण महाभारत से पता चलता है कि उस समय डाइस और चेस से खेला जाता था। बाद में ना डाइस की बजाय इसका इस्तेमाल होने लगा, जिस गेम को हम पासा कहते हैं। फिर 300 BC में पहुंचते हुए ना हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि उस समय ना एनिमल्स के बीच में स्पोर्ट्स खिलाकर बेटिंग की जाती थी, जैसे कि रैम फाइट्स, कॉक फाइट्स और हॉर्स रेसिंग। और ये जो स्पोर्ट्स थे उस समय ना काफी प्रचलित हुए थे। अब आ जाते हैं कहानी में अंग्रेज, जिन्होंने पता क्या किया? इन गेम्स के लिए कैसीनो गैम्बलिंग हाउस बना दिए, जहाँ पर तुम खेलो और हम टैक्स लेकर पैसा बनाएंगे। पर हुआ इसका उल्टा ही। क्राइम और बैंकरप्सी जैसे केसेस बढ़ने लग गए, जिसको रोकने के लिए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 लाया गया, जिसके हिसाब से अब से कोई भी गैम्बलिंग हाउसेस को ऑपरेट नहीं कर सकता। पर इन एक्ट्स में ना एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, माई टीम 11, बल्लेबाजी के अगेंस्ट जितने भी केसेस हुए हैं, ये लंबी लिस्ट जो आप देख रहे हो ना, इनमें कंपनीज अपने आप को आसानी से प्रूव कर लेती हैं कि दे आर गेम ऑफ स्किल, नॉट गेम ऑफ चांस। क्योंकि इस एक्ट में क्लियरली डिफाइन तक नहीं किया गया कि कौन सी गेम ऑफ स्किल हो सकती है और कौन सी गेम ऑफ चांस हो सकती है। इसका फैसला भी पता आपको कैसे हुआ था? जब 1996 में सुप्रीम कोर्ट में KR लक्ष्मणन का केस गया था कि हॉर्स रेसिंग करना गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें हॉर्स रेसिंग में देखना पड़ता है कि पास्ट में घोड़े की परफॉर्मेंस कैसी थी, अभी करंट में कैसी है, तो उस अकॉर्डिंग ये गेम ऑफ स्किल है। इसके बाद से ना गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में क्या डिफरेंस है वो समझे जाने लगा। इसी तरीके से ना 1968 में केस सत्यनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने रमी को भी लीगल कर दिया। 1996 में पोकर को भी लीगल कर दिया, ये कहकर कि इन गेम्स में इंटेलेक्ट, नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बात रही फैंटेसी गेमिंग एप्स की, इनको भी यही सब कुछ कह के लीगल कर दिया। एक्चुअल में ना हमारे देश का संविधान का जो 7th शेड्यूल है वो अलाउ करता है कि स्टेट गवर्नमेंट बैटिंग के लिए लॉस बना भी सकती है। स्टेट में इसको रखना है या नहीं रखना है ये भी उनकी मर्जी होती है। पर मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी गेमिंग एप्स को गेम ऑफ स्किल कह ही दी है, तो सरकार ये सब कुछ मानने को तैयार क्यों नहीं है? इसके पीछे भी ना बहुत बड़े कारण है। एक तो ये डिबेट काफी लंबे समय से चली आ रही है कि कौन सी गेम ऑफ स्किल है, कौन सी गेम ऑफ चांस है। वहीं पर दूसरी ओर ये फैंटेसी गेमिंग एप्स लगातार यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न ही बनती जा रही है। अरे भाई, इतने समय में तो कोई एडटेक भी यूनिकॉर्न नहीं बनता।
इसलिए ना 15th फाइनेंस कमीशन में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि अब से नो मोर डिस्कशन, हर एक गेमिंग ऐप पर 28% GST लगाई जाएगी और उसको पे करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद अश्नीक ग्रोवर ने ये कहा था, इट इज प्योर पॉलिटिक्स, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, गेमिंग सब बराबर है, इन पे 28% डालो, ये हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं और इनको हम ठिकाने लगाते हैं। एक्चुअल में ना यहाँ पर भी बहुत बड़ा कैच है कि सरकार इन ऐप्स को बैन करने की बजाय इन पर टैक्सेस क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि ना सारा गेम नंबर्स का ही है। अज्यूम करिए कि आप ड्रीम 11 पर टीम बनाकर पैसे बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर जाते हो। आप जैसे 10 और प्लेयर्स हैं तो टोटल सभी ने मिलकर 100 रुपीस लगाए तो टोटल प्राइस पूल हो गया 1000। अब ये सीधा 1000 गेम में नहीं लगेंगे, बल्कि पहले इसके ऊपर सरकार 28% GST चार्ज करेगा। मतलब कि 1000 का 28% हो गया 280, सो 1000 - 280 = 720। अब ऐप के ओनर ने ऐप बनाई है, उसको मेंटेन करना है, उसका भी खर्चा होता है। तो ड्रीम 11 चार्ज करता है 15% फीस, सो 720 का 15% हो गया 108, सो 720 - 108 = 612 रुपीज़। अब कायदे के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि ये पैसे जिस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बनाए उसके पास जाने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर भी 30% TDS चार्ज करता है। मतलब कि 612 का 30% होता है 183.6, सो 612 में माइनस करो 183.6 = 428.4। ये है अब आपकी विनिंग अमाउंट। गौर करिए कि सरकार के पास कितना जा रहा है, 280 + 183.6 = 463.6। आपने देखा कि एक प्लेयर जो कि इतनी मेहनत करके गेम खेलकर जितना बना रहा है उससे ज़्यादा तो सरकार ही कमा रही है। वहीं पर ऐप के ओनर के पास जाते हैं 108 रुपीज़। अभी बेशक आपको ये अमाउंट छोटी लग रही है, ऐसा करिए कि इन सभी नंबर्स के साथ एक बार करोड़ लगा दीजिए। फर्क देखा कि कितना बड़ा आ रहा है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है इन गेम्स को खिलाकर। आपको पता है कि सिर्फ 2 सालों में इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर बेस 212% से बढ़ा है। मतलब कि 2 मिलियन से सीधा 90 मिलियन, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो 10,000 करोड़ से 1.5 बिलियन तक बढ़ी है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों में ना कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू में ये कंपनीज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है, 7,000 से 10,000 करोड़, जिसमें आपको पता है GST ही 3,000 से 3,500 करोड़ पे की है। और ये इंडस्ट्री 2025 तक, मतलब अगले साल तक 1,65,000 करोड़ की होगी। पर वेट, उनका क्या कि जो हर सेकेंड हर मिनट इन ऐप्स पर हार रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई को। बेशक भारत के कुछ स्टेट्स में ऐप्स बैन है, जैसे कि असम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना, पर उनका क्या कि जिन स्टेट्स में इन ऐप्स को अपनाया जा रहा है लॉ में कुछ चेंजेस लाकर, वहाँ पर जो लोग हर सेकेंड हार रहे हैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या किया जा सकता है? लोग, हमने ये तो देख लिया कि सरकार इन फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को बैन तो नहीं करने वाली, पर एक यूनिफॉर्म लॉ लाकर इन ऐप्स की टेक्निकलिटी और लीगल तरीकों को समझते हुए ना क्लैरिटी के साथ ये जो चिल्ड्रन में अभी एडिक्शन हो रही है उसको हम एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम 157 साल पुराना ही लॉ फॉलो कर रहे हैं। नंबर 2, लॉस लिमिट लगा दी जाए। देखो, लोकल सर्कल ना एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने नेशन वाइड सर्वे करके एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया है कि देखो, जिस तरीके से जब हम ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर एक स्टॉप लॉस होता है कि इससे ज़्यादा लॉस ना हो, उसी तरीके से इन ऐप्स पर ना एक लॉस लिमिट होनी चाहिए कि मल्टीपल लॉसेस के बाद ये ऐप काम करना ही बंद कर दे, ताकि एटलीस्ट कुछ समय तक इस एडिक्शन को रोका तो जा सके। नंबर 3, स्पैम ईमेल्स और SMS। ये जो अननेसेसरी कंपनी SMS और ईमेल करके दिखाती हैं कि टीम बनाओ और लाखों करोड़ों का इनाम पाओ, उनको ना पहले तो जो ये SMS कर रहे हैं उसके साथ साथ उतने ही बड़े अक्षरों में वार्निंग भी देनी होगी, नहीं तो ना 91% सिटीजन्स चाहते हैं कि इन SMS और ईमेल्स को बैन कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि और कौन से पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।